नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज ऊना दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत करेंगे। सामुदायिक भवन सहोड़ा की भी सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री। सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज ऊना दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। सामुदायिक भवन सहोड़ा की सौगात देंगे। आज सामुदायिक भवन का लोकार्पण आज करेंगे केंद्रीय मंत्री। आज ऊना दौरा केंद्रीय मंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। तो सामुदायिक भवन सहोड़ा की सौगात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देंगे। सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे केंद्रीय मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर। आज ऊना दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में आज शिरकत करेंगे। तो ऊना दौरा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं ऊना में। तो जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है यहां पर, जिसमें शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे केंद्रीय मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऊना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। सामुदायिक भवन का लोकार्पण आज केंद्रीय मंत्री करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है ऊना दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। पंकज खन्ना संवाददाता ऊना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आज ऊना दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर आने वाले हैं। कितने बजे यहां पर वो पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो ऊना पहुंच चुके हैं। अभी 5 मिनट पहले ही उनका ऊना में आगमन जो है हुआ है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जितने भी है, तमाम कार्यकर्ता सुखपाल सिंह सत्ती के नेतृत्व में, जो ऊना सदर के विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर स्वागत जो है उनका हुआ है। इसके बाद वो यहाँ से पीजीआई सैटेलाइट जो बन रहा है वहां पर जाएंगे। वहां जो तैयारियां हुई हैं या बिल्डिंग का कितना निर्माण हुआ है उसका जायजा लेंगे। और उसके बाद बैक टू बैक लगातार इनके कार्यक्रम है ऊना में। और आज पूरी तरह से ये दौरा जो है वो व्यस्त रह सकता है। और कुछ बयान भी जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा जो है वो आ सकते हैं। पर लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जो है वो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा, क्योंकि 2024 का जो बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूका है उसके लगातार कार्यक्रम यहाँ पर जो चल रहे हैं उसको लेकर लगातार युवा मोर्चा जो है वो सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और महिला मोर्चा की भी कार्यकारिणियों का गठन जो है वो हो गया है। तो काफी महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की। तो निश्चित तौर पर खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज खन्ना इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऊना दौरा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित रहेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा आयोजित समारोह में हिस्सा भी लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग न करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर बोले विक्रमादित्य, कहा कि ग्रामीणों को अधिक ब्याज का झांसा देकर ठगी कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा, क्या कुछ कहा है सुनिए। जो वहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है, परिवार है, उनसे मिले हैं और पूर्ण सहयोग वहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। पहले भी हमने जो डैमेज्ड हाउसेज में जहाँ पे पहले 15-20 हज़ार रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर जो है 1,30,000 रुपये फौरी राहत के रूप में सरकार ने देना शुरू किया है। और कुछ उसमें जो परिवार अगर कोई छूट गए हैं, कल हमको एक ऐसी महिला मिली जो अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है, तो उनको भी हमने ये आश्वासन दिया है कि अभी बड़ी जल्दी एक पैकेज सरकार की ओर से हमारे जितने भी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ है वहाँ के परिवारों के लिए आ रहे हैं, जो उसमें अफेक्टेड परिवार है।
और उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। जो वहाँ पे सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको भी और गति दी जाएगी हमारे विभाग द्वारा, उसके लिए भी हम और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल ने सवाल उठाए हैं, सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता जवाब देने से भाग रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर वार किया है। कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के नेता जवाब देने से भाग रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कानून व्यवस्था पर राजीव बिंदल ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने कहा था कि चंबा के अंदर जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद ये स्थितियां सुधरनी चाहिए थी, सरकार को चेतना चाहिए था। जो अमानवीय कृत्य हमारी एक बहन माता के साथ किया गया वह शर्मनाक है। लगातार ये लोग कहा करते थे मणिपुर के अंदर जो हुआ वह दुखदाई है। हाँ, वह दुखदाई है, परंतु हमारे हमीरपुर के अंदर एक बहन के बाल काटकर उसके मुंह पर कालक पोतकर उसको गांव में घुमाया जाना, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किया गया। यह चिंतनीय है। किस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था, किस प्रकार से और गुंडा तत्व समाज के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में सरकार को चेताने के लिए यह धरना प्रदर्शन था। उधर 2 दिवसीय कांगड़ा प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में प्रदेश के इतिहास को जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय इतिहासकारों के कमेटी का गठन किया। साथ ही कमेटी द्वारा तैयार विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ने के निर्देश भी यहां पर दिए। वहीं बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और साथ ही मेडल देने के साथ जिन विषयों में छात्रों ने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं उन विषयों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाए। हमारे शिक्षा विभाग का एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विंग है, इकाई है। और हमारे एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड की पहले से 1970 में इसका गठन हुआ, उसके उपरांत एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है और बेखूबी हमारा बोर्ड कई समस्याओं के बावजूद एक अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन हमेशा उसको इम्प्रूव करने की, उसको और समय के साथ आधुनिक करने की एक आवश्यकता रहती है। भवन में नगर निगम शिमला की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में पार्षदों ने अपने अपने इलाकों की समस्याएं सदन के समक्ष रखी। इनमें मुख्य रूप से बाजार में पार्किंग, आवारा कुत्तों और स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा सदन में गूंजा। इसके साथ ही बीजेपी पार्षद ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ड्राइवर भर्ती का मामला भी सदन के समक्ष उठाया। हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षद अपने उठाते हैं। अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज लगभग 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने एफसीपीसी के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया। टाइम पेंडिंग है। एक्चुअली क्या है कि जो लालन सन से यूएस क्लब तक पार्किंग है उसमें 28 कार्स पार्क करने की सुविधा दी गई है और इसका हमेशा ऑक्शन होता था और आवेदन मांगे जाते थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि जो पहले आएगा उसको वहाँ पर पार्किंग दे दी जाएगी।
इशू क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा एमसी ने चार्जेस रखे हुए हैं पार्किंग के एज़ कम्पेयर टू अदर पार्किंग। मेरा यही था कि आजकल बच्चों को और बड़ों को बुजुर्गों को बहुत स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो काट रहे हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये आश्वासन दिया गया, वैसे तो खैर चल रहा है कि ये लोग स्टरलाइजेशन करेंगे तो कहते हैं उनकी संख्या थोड़ी फिर कम भी होगी और उनको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। जैसा कि आज मैंने पेपरों के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें भाई भतीजा बात को लेके कुछ बातें सामने आई थी, तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ लोगों ने जो थी वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं हुई है। जब ये ड्राइवर्स की पोस्टें निकली थी तो इनको सीधी भर्ती के द्वारा जो था वो नहीं रखा गया था। तो इसी विषय को लेके आज मैंने क्वेश्चन लगाया था, तो मैंने उसमें पूछा था कि पिछले 5 सालों में आपने जो है वो ड्राइवर रखे तो उनकी भर्तियाँ जो वो किस उस पे की हुई है। उधर शिमला में राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और साथ ही मुख्य चुनाव अधिकारी अरुण गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय अध्यापक संघ के चुनाव 15 अक्टूबर को हमीरपुर में होने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर तक जिला स्तरीय चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 15 अक्टूबर को चुनाव करवाया जाएगा। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि संगठनों द्वारा अध्यापकों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वो भी केवल राजनीति के लिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किस तरह से वीरेंद्र चौहान ने बीजेपी पर भी निशाना साधा वो भी सुनिए। गुलेरिया, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ में वर्तमान में मैं चीफ पैटर्न हूं और 3 वर्ष का हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का ये टर्म होता है। तो 6 वर्ष पहले जो चुनाव का हमारा तरीका था संगठन में, ऐसा फैसला हुआ कि उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो संगठन का संविधान है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी का चुनाव जो है हाउस में हो, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके सपोर्टिंग में स्टेट कमिश्नर हों और वही पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव संगठन के देखें। सरकार को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और निवेदन किया जाए कि जिले के चुनाव हों चाहे राज्य के चुनाव हों और उसमें सरकार का भी कोई प्रतिनिधि आए और ऑफिशियली और ऑब्जर्व करे, ताकि लेजिटिमेसी जो है उस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मिले। और ये दूसरी मर्तबा है कि जो चुनाव त्रिवार्षिक चुनाव जो है 23 से 26 तक का जो चुनाव है, इसके लिए फिर से मार्च 2023 में धर्मशाला में एक आम सभा संगठन की हुई और उसमें मेरे कंधों पे जो है भार डाला गया कि आप जो हैं ये चुनाव करवाएंगे। उधर हिमाचल को हरित और स्वच्छ राजधानी बनाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से पावर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि हिमाचल में हरित ऊर्जा के लिए अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। हिमाचल हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन सकता है। राज्य सरकार ने कई सार्थक कदम उठाए हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए निवेशकों के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है। कॉन्क्लेव में मिलकर चुनौतियों से पार करने और भारत सरकार ने बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र में क्या कार्य किया है, इस पर चर्चा की गई। मेरा नाम राहुल वाशने और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड हूँ स्टार्टक्राफ्ट का। स्टार्टक्राफ्ट जो कि नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जिसमें 16,000 मेगावाट से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए हैं। और इंडिया में भी हमारा हिमाचल में मलाना और एडी 2 प्रोजेक्ट हैं पार्टनरशिप में, और अभी हम एक टिडोंग प्रोजेक्ट 150 मेगावाट का लगा रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है। ऐसे में एचपीसीए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचों के सफल आयोजन के लिए तैयारियों में जुट गई है। वहीं वर्ल्ड कप मैच के दौरान धर्मशाला आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज एचपीसीए के अधिकारियों ने सिटी एसपी हितेश लखनपाल के साथ धर्मशाला स्टेडियम में बैठक की। बैठक में क्रिकेट खिलाड़ियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है और कितनी पुलिस फोर्स को मैचों के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाना है, इसका प्लान एचपीसीए के अधिकारियों और सिटी एसपी हितेश लखनपाल द्वारा तैयार किया गया।
उधर ढालपुर मैदान का सीपीएस सुंदर ठाकुर ने निरीक्षण किया। बता दें आपको कि इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल में पंजीकृत करने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिला कुल्लू का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पहले ही यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में पंजीकृत है। साथ ही बताया कि इस बार सफेद रंग के कैनिपो टेंट मीना बाजार और साथ ही साथ प्रदर्शनी मैदान में लगाए जाएंगे। वहीं 20 से अधिक देशों के सांस्कृतिक दल भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उधर कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव जहां धूमधाम से के साथ मनाया जाएगा, तो वहीं इस दशहरा उत्सव में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के ग्रामीण खेलकूद उत्सव में उत्तर भारतीय इलाकों से भी 6 वॉलीबॉल की जो टीमें हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता भी दशहरा उत्सव में करवाई जाएगी। इसके अलावा कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच भी ढालपुर मैदान में करवाए जाएंगे। इसके लिए अब 3 अक्टूबर से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्पोर्ट्स इवेंट को और अच्छा बनाने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रायल में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेगा। ट्रायल की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी और जो कोचेस होंगे वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही रखे जाएंगे, ताकि जो ट्रायल सिलेक्शन हो वो ट्रांसपेरेंसी उसमें बनी रहे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार दशहरा में हर एक स्पोर्ट्स इवेंट में कैश प्राइज बढ़ाए गए हैं। जो हमारा ग्रामीण खेल उत्सव है, सबसे नई बात उसमें ये है कि हमने जिला परिषद, जो हमारी जिला परिषद की टीम है, उन्होंने इसका जिम्मा लिया है और इसमें उधर नगर पंचायत भोटा में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को होने वाले दशहरे के लिए दरअसल कारीगरों की ओर से पुतले बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें रावण का पुतला 40 फुट और कुंभकर्ण और मेघनाथ के 35-35 फुट ऊंचे पुतले बनाए जाएंगे। भोटा से दशहरे के लिए पुतले आगरा के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है और ये कारीगर भोटा के अलावा मनीमाजरा, मोहाली और मुल्लापुर हिमाचल प्रदेश में ऊना, नंगल और मेहतपुर आदि जगहों पर भी पुतले बनाते हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।